नमस्कार दोस्तों। हमारा जो संवैधानिक विकास का क्रम चल रहा था उसके अंदर हमने किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी है जो भारत में प्रवेश की और उसके द्वारा प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध तक हमने पढ़ लिया था। और इसके बाद में हम आज पढ़ने जा रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है इसकी बात करेंगे अपने कि क्यों आया था। तो 1773 का रेगुलेटिंग है जो इसलिए आया था क्योंकि इस समय है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अंदर ईस्ट इंडिया जो कंपनी है इसमें व्यापक भ्रष्टाचार फैल गया था। भ्रष्टाचार फैल गया था या कह सकते हैं कि कुप्रशासन फैल गया था। कुप्रशासन और भ्रष्टाचार के कारण है जो ब्रिटिश संसद के द्वारा क्या किया गया कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है वो ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। और कब किया गया तो 1773 को किया गया। इस समय जो ब्रिटिश है या ब्रिटेन है वहाँ का जो पीएम है उसका नाम ब्रिटिश पीएम का नाम लॉर्ड नॉर्थ था। क्या नाम था? लॉर्ड नॉर्थ था। लॉर्ड नॉर्थ के नाम से जाना जाता था। और लॉर्ड नॉर्थ के समय में क्या हुआ कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है वो भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्टाचार और को प्रशासन को रोकने के लिए है जो यहाँ पारित हुआ था। तो इसके लिए कहा जाता है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है यह भारतीय संविधान के लिए कैसे जरूरी है। तो इससे क्या है भारतीय संविधान की जो प्रारंभिक प्रक्रिया है या जो प्रथम प्रक्रिया है विकास की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के लिए ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा भारत में लागू किया गया। और ये भारतीय संविधान की जो प्रथम विकास की प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसी से भारतीय संविधान की जो प्रथम विकास की प्रक्रिया है वो शुरू होती है। तो अपने बात करते हैं इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है ये रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों ये ब्रिटिश संसद में पारित प्रथम ब्रिटिश संसद या पार्लियामेंट में पारित प्रथम अधिनियम था या अधिनियम था। ये प्रथम अधिनियम था दोस्तों जो भारत के लिए ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था। अब ब्रिटिश संसद के अंदर जब ये पारित हुआ ब्रिटिश संसद में ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है दोस्तों पारित हुआ तो कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आंतरिक जो मामले हैं उन आंतरिक मामलों के अंदर ब्रिटिश संसद ने पहली बार ब्रिटिश संसद के द्वारा पहली बार हस्तक्षेप किया गया। यहाँ से देखिए दोबारा कि 1773 का दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर व्यापक भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए ब्रिटिश की संसद के अंदर ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा है जो 1773 के अंदर ये पारित हुआ। और ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है इसको कहा जाता है कि ये भारतीय संविधान की प्रथम विकास की प्रक्रिया है जो इससे शुरू होती है। ब्रिटिश संसद के अंदर अब पूछ लिया जाए ब्रिटिश संसद के अंदर पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था दोस्तों। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश संसद के द्वारा पहली बार हस्तक्षेप किया गया। अब पहली बार हस्तक्षेप किया गया था लेकिन इससे कंपनी के क्या हुआ, फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये आपने भी देखना है।
तो इसके द्वारा क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसके अंदर ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप तो हुआ, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई। राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई। राजनीतिक शक्ति है जो प्राप्त हुई। राजनीतिक शक्ति है जो प्राप्त हुई क्योंकि कंपनी को लिखित के अंदर कुछ संवैधानिक बातें दी गई कि आपने भारत के अंदर जो भी व्यापार करना है वो इस नियम और कानून के माध्यम से करना है। तो दोस्तों नेक्स्ट है कि राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था, बंगाल का प्रथम गवर्नर था जिसका नाम लॉर्ड क्लाइव था। प्रथम गवर्नर का नाम है जो लॉर्ड क्लाइव था, लेकिन जो अंतिम बंगाल का अंतिम गवर्नर था जिसका नाम वोरेन हेस्टिंग था, उस वोरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल बनाया गया। जो देखो बंगाल का प्रथम गवर्नर तो लॉर्ड क्लाइव था, और लॉर्ड क्लाइव के बाद में बंगाल का अंतिम गवर्नर है वो वोरेन हेस्टिंग था। और उसी वोरेन हेस्टिंग को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ में दोस्तों क्या बनाया गया, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और इसको गवर्नर जनरल तो बनाया गया, लेकिन इसके नियंत्रण के अंदर है जो प्रांतों को दिया गया। कौन कौन से प्रांत है इसके डाउन में, एक तो बंगाल तो है भी, बंगाल होगी, और उसके बाद में मद्रास, और उसके बाद में बम्बई। ये जो प्रांत है तीनों, इन पर अब किसका अधिकार हो गया, इन तीनों प्रांतों का जो है गवर्नर है या गवर्नर जनरल है वो किसे बनाया गया, तो वो बनाया गया था दोस्तों वोरेन हेस्टिंग को। किसको बनाया गया, वोरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। ये ध्यान रखना, बंगाल का यदि गवर्नर पूछे भी अंतिम गवर्नर कौन था तो वोरेन हेस्टिंग था, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो वोरेन हेस्टिंग था। एक बार प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि वह कौन सा गवर्नर था जो गवर्नर बन के आया था ब्रिटेन से, लेकिन जाते समय वह गवर्नर जनरल बनकर गया था, तो वो वोरेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इस अधिनियम के द्वारा और क्या क्या किया गया था दोस्तों। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसकी एक एक बातें जो इम्पोर्टेंट है वही करवा रहा हूं मैं। तो 1773 के एक्ट के तहत ही क्या किया गया कि 26 जनवरी सन 1774 ईस्वी को या 74 ईस्वी को क्या किया गया, जो विलियम फोर्ट है, विलियम फोर्ट कहाँ है, कोलकाता के अंदर। विलियम फोर्ट के अंदर दोस्तों 26 जनवरी 1774 ईस्वी को विलियम फोर्ट के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई थी, तो 26 जनवरी 1774 ईस्वी को विलियम फोर्ट के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और इसी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर है जो एक मुख्य न्यायाधीश, कितने, एक तो मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। वह 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। 3 अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश था। तो अपने बात करते हैं दोस्तों मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो उनका नाम आता है सर एलिजा इम्प्रे। सर एलिजा इम्प्रे है जो विलियम फोर्ट के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय बना था, भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता में, उसका जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम आता है सर एलिजा इम्प्रे। सर एलिजा इम्प्रे आता है। तो दोस्तों जो 3 अन्य जो न्यायाधीश थे उनका भी नाम आप नोट कर सकते हैं, जिनमें नंबर 1 पे थे चेम्बर्स, 1 नंबर पे आता है चेम्बर्स, और 2 नंबर पे अगर बात करें तो नाम आता है दोस्तों लिमेस्टर का।
2 नंबर पे नाम आता है लिमेस्टर का, और 3 नंबर पे जिस न्यायाधीश की बात करें उनका नाम आता है हाइड। ये 3 है जो अन्य न्यायाधीशों में थे। देखिए 26 जनवरी 1774 ईस्वी को विलियम फोर्ट के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई जिनका नाम सर एलिजा इम्प्रे था, और 3 अन्य न्यायाधीश थे दोस्तों, जिनमें चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड नाम के 3 है जो अन्य न्यायाधीश थे। तो अपने बात करते हैं नेक्स्ट कि जो इस संवैधानिक जो विकास का क्रम है, इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। इसके माध्यम से कहा गया कि जो संवैधानिक विकास का क्रम है, इसमें कंपनी को ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में पहली बार कंपनी को पहली बार ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसको लिखित संविधान दिया गया। ध्यान दीजिएगा, दिया गया। तो ये ध्यान दीजिए कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को लिखित संविधान है जो दिया गया था, इसीलिए ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है वो हमारे लिए बेहद ही जरूरी है पढ़ना। अब अपने बात करें अगर, तो एक एक्ट का नाम आता है जिसका नाम है 1781 का एक्ट। 1781 का सुधारात्मक एक्ट का, या जिसको सुधारात्मक या संशोधनात्मक भी कहा जाता है, 1781 का। इसके अंदर कहते हैं कि जो 1773 के अंदर जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें अगर कोई कमी रही थी तो उस कमी को दूर करने के लिए एक्ट आया था। इसीलिए ये जो 1781 का जो संशोधन अधिनियम है इसको 1781 का अमेंडिंग एक्ट भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के नाम से भी जाना जाता है। तो अब अपने बात करेंगे 1783 के फॉक्स इंडिया बिल की। तो 1783 का फॉक्स इंडिया बिल क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में अगर पूरी डिटेल से तो बताने में कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो इसकी कुछ एक प्रश्नों के बारे में जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो जरूरी है। तो 1783 का फॉक्स इंडिया बिल जो फॉक्स इंडिया बिल है 1783 का दोस्तों, ये है जो ब्रिटिश सरकार के अंदर जो पीएम थे जिनका नाम था फॉक्स, और इसी फॉक्स के द्वारा है जो फॉक्स इंडिया बिल ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। और ये जो बिल है दोस्तों ये ब्रिटिश संसद के अंदर असफल हो गया था, और इसी असफल होने के कारण क्या हुआ, इस फॉक्स के पूरे मंत्रिमंडल को, संपूर्ण जो मंत्रिमंडल है इस मंत्रिमंडल को दोस्तों इस्तीफा देना पड़ा था। तो कहा जाता है कि ये पहला अवसर था, कहा जाता है कि यह पहला और अंतिम अवसर था, पहला व अंतिम अवसर था, यह पहला और अंतिम अवसर था जब किसी भारतीय मामले में ब्रिटिश सरकार गिरी। यह प्रथम और अंतिम मामला था जब ब्रिटिश सरकार गिरी। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आपने नोट कर लेना है। देखो 1783 का फॉक्स इंडिया बिल है वो प्रधानमंत्री फॉक्स के द्वारा है जो ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, लेकिन वह असफल हो गया था, इसलिए संपूर्ण मंत्रिमंडल को क्या है इस्तीफा देना पड़ा।
तो कहा जाता है कि यह पहला और अंतिम अवसर था जब किसी ब्रिटिश या जब किसी भारतीय मामले के अंदर ब्रिटिश सरकार है वो गिर गई थी। तो अब बात करते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसकी बात करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो दोस्तों बात करते हैं 1784 के पिट्स इंडिया बिल की, पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं। तो ये जो 1784 का दोस्तों जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री, क्या नाम है, ब्रिटिश जो पीएम है जिनका नाम था पिट, और इसी पिट के नाम पर इस एक्ट का नाम दोस्तों क्या रखा गया, 1784 के जो एक्ट है उसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। क्या रखा गया, पिट्स इंडिया एक्ट से जो नाम रखा गया, ये आपने ध्यान रखना है। ब्रिटिश पीएम कौन थे, तो पिट थे। तो इस 1784 का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद अपना प्रभाव जमाना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद है वो क्या जमाना चाहती थी, अपना प्रभाव है वो जमाना चाहती थी। इसलिए ये बिल है जो पारित किया गया। इस बिल के तहत क्या किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य है उनको दो भागों में बांट दिया गया। दो भाग कौन कौन से थे दोस्तों, एक तो था इसका व्यापारिक कार्य, एक तो कौन सा था, व्यापारिक कार्य, और दूसरा कंपनी का कार्य था राजनीतिक कार्य। राजनीतिक कार्य, राजनीतिक कार्य, ये दो भागों में इस कंपनी के कार्य को बांट दिया गया। तो जो व्यापारिक कार्य थे दोस्तों उसको चलाने के लिए 24 सदस्यों का एक कमेटी बनाई गई, और इस 24 सदस्यों की जो कमेटी है उसको नाम दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या नाम दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाम दिया गया। आगे से हम इसको दोस्तों BOD के नाम से पढ़ेंगे। और इधर जो राजनीतिक कार्य है इसको चलाने के लिए दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा है जो 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। कितने सदस्य, 6 सदस्य, और इन 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई, और इसी कमेटी का नाम रखा गया दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कंट्रोलर, ये नाम रखा गया। और अब अपने इसको पढ़ेंगे BOC के नाम से पढ़ेंगे। दोबारा से आप देखिए 1784 का पिट्स इंडिया जो एक्ट बिल है वो दोस्तों प्रधानमंत्री ब्रिटेन के PM जो पिट्स के नाम पर इसको है जो पारित किया गया। और इसने क्या किया कि ब्रिटिश जो सरकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना प्रभाव जमाना चाहती थी, इसलिए उसने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके कार्यों को जो दो भागों में बांट दिया, जिसमें एक का नाम है व्यापारिक कार्य, एक का नाम है राजनीतिक कार्य। दो भागों में बांट दिया, और जो व्यापारिक कार्य है उसको चलाने के लिए 24 सदस्यों का एक कमेटी बनाया गया, और इसी को नाम दिया गया दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और इसको अपने पढ़ेंगे बोर्ड BOD के नाम से पढ़ेंगे। और राजनीतिक कार्यों के लिए ब्रिटिश सरकार ने 6 सदस्यों को भेजा भारत में, और इन्हीं 6 सदस्यों की जो कमेटी थी उसी को नाम दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल या BOC। और ये जो 6 सदस्य है वो ब्रिटिश संसद से थे, ब्रिटिश संसद से थे। इसलिए अब जो कंपनी है उसके अंदर द्वैध शासन शुरू हो गया। कंपनी के द्वारा अब है जो द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट कि जो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसके द्वारा दोस्तों द्वैध शासन शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, द्वैध शासन, डायरकी बोलते हैं इसको। ये द्वैध शासन है वो शुरू हो जाता है। कब शुरू होता है, 1784 के अंदर शुरू होता है दोस्तों।
तो जो अपने बात करें किस किस के द्वारा किया जाएगा, तो एक तो किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाएगा, और दूसरा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा है जो शासन किया जाएगा, इसको बोल सकते हैं कि ये तो है कंपनी का शासन, कह सकते हैं कंपनी का शासन या कंपनी शासन है। और ये कह सकते हैं संसदीय शासन, संसदीय संसदीय शासन, ये सही होगा। संसदीय शासन ये दो प्रकार से है, जो अब यहाँ पर द्वैध शासन है वो शुरू हो गया, जो डायरेक्ट है वो शुरू होगी, और 1784 के अंदर जो द्वैध शासन शुरू होता है, यही द्वैध शासन है वो दोस्तों 1758 में जाकर ये समाप्त होगा। कब समाप्त होगा? 1758 में समाप्त होगा। इससे पहले तक ये जो अंग्रेज है ये भारत को दोहरी नीति के द्वारा बड़ी बुरी तरह से लूटते हैं। तो अभी जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके अंदर दोस्तों पहली बार क्या शब्द यूज किया गया, तो पहली बार जो भारतीय अंग्रेजों के पास में कंपनी लगाने के लिए जो भारतीय जमीन थी उनको नाम दिया गया, उनको जो नाम दिया गया उसको कहा गया ब्रिटिश अधिकृत भारतीय स्थान ये नाम दिया गया था दोस्तों। क्या नाम दिया गया? ब्रिटिश अधिकृत भारतीय स्थान नाम दिया गया। और नेक्स्ट काम क्या किया गया? 1784 के एक्ट में कंपनी के सभी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किस पे भी? कोई भी जो कंपनी का कर्मचारी है, ईस्ट इंडिया जो कंपनी का कर्मचारी है, वो कर्मचारी किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की भेंट है वो स्वीकार नहीं करेगा। भेंट या इनाम या पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगा। ये पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया, ये पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया या प्रतिबंध कर दिया गया। क्यों नौबत आई ऐसी? क्योंकि आपको पता है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा भारत के बंगाल को इतना लूटा गया, सोने की चिड़िया को, भारत को, कि जब वो ब्रिटिश संसद में गया तो वहां पर उस अंग्रेजों या उस ब्रिटिश संसद में उसके जो सांसद है उनके द्वारा मजाक उड़ाया गया। तब जो लॉर्ड क्लाइव है, उस लॉर्ड क्लाइव के द्वारा अपने आप की जो आत्महत्या कर ली गई थी। इसी कारण है जो उसको ग्लानि हुई कि मैंने इतना है जो भारत को लूटा। तभी उसके जो साथी है संसद थे उनके द्वारा उसको व्यंग्य कसे गए थे उस पर। तो इसके साथ में लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया? आत्म हमला करके अपने आप पे और अपने आप को खत्म कर लिया था। तो ये दोस्तों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, जिसको आपने संपूर्ण रूप से अच्छी तरह से पढ़ना है। अब अपने जो बात करें कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, उसके बाद में अगर अपने बात करते हैं तो 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल है, इस गवर्नर जनरल को क्या कहा गया कि सर्वोच्च शक्ति प्रदान की गई। सर्वोच्च शक्ति प्रदान की गई। और सर्वोच्च शक्ति किसकी प्रदान की गई? सेना की सर्वोच्च शक्ति प्रदान की गई। जिस प्रकार राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं की शक्ति प्राप्त है, उसी प्रकार 1784 के अंदर जो गवर्नर जनरल है उसको सर्वोच्च शक्ति प्रदान की गई। किसकी? सभी प्रकार की जो सेना है, तीनों प्रकार की, उनकी शक्ति है जो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। और गवर्नर जनरल को कहा गया या इसको यह भी शक्ति दी गई कि वह अपनी परिषद, जो अपनी परिषद है दोस्तों, उस परिषद के अंदर, उस परिषद का निर्णय
मानने के लिए बाध्य नहीं है, उसका निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। ये बात है जो 1786 के अंदर जो अधिनियम है उसमें कही गई थी। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूंगा आपको, लेकिन ध्यान रहे 1784 के अंदर जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बिल है दोस्तों, उसमें आप एक लाइन जरूर लिख लेना कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसमें जो 1773 के अंदर 4 सदस्य हुआ करते थे। जो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसमें 1 सदस्य है दोस्तों कम कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? कम कर दिया गया था। 1784 में जो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य जोड़े गए और 1784 के अंदर 1 सदस्य है वो कम कर दिया गया था। तो इसी के साथ में मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अब आप चैनल को इसको लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और अपनों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। धन्यवाद।